हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं v और i के बीच बन रहे ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि तुम सब देख पा रहे हो v और i के बीच में दो ग्राफ बनता है, एक v वर्सेस i ग्राफ, एक दूसरा i वर्सेस v ग्राफ। ठीक है, तो इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड आज कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों डिफरेंट ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं v वर्सेस i ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पर v वर्सेस i ग्राफ हो या i वर्सेस v ग्राफ हो, इन दोनों का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है तो इसका स्लोप बनेगा, और इसका स्लोप जो है वो क्या होता है? तो स्लोप में हम लोग क्या करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस में जो होता है डिवाइडेड बाई x एक्सिस की तरफ जो होता है। एक्चुअल में ये स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, और ये थीटा यहाँ बन रहा होता है, समझ आ गया। और tan थीटा क्या होता है? p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो अगर v वर्सेस i का स्लोप निकाला जाए तो निकल कर आता है v अपॉन i, और ओम्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि v अपॉन i क्या होता है? v अपॉन i इज इक्वल r होता है। ठीक है, यानी कि v वर्सेस i ग्राफ अगर रहे तो उसका स्लोप हमें क्या देगा? r देगा, है ना, यानी रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम i वर्सेस b के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप हमें देता है i अपॉन v। ठीक है, जो कि 1/r के बराबर होता है। समझ आ गया? यानी कि अगर i वर्सेस v ग्राफ रहे तो हमें क्या मिलेगा? 1/r मिलेगा इसके स्लोप से। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि करंट वर्सेस वोल्टेज का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि करंट वर्सेस वोल्टेज का जो स्लोप है, यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? आई बाई वी होगा। आई बाई वी यानी इसे हम क्या लिखेंगे? 1/r। ठीक है, ये क्या हो गया? आई बाई वी हो गया। क्लियर है? ओम्स लॉ की मदद से हम ये लिख पा रहे हैं। अब ये जो 1/r होता है इसे हम एक अलग नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर है जिसका कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ये जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। अगर कंडक्टेंस ज्यादा यानी करंट आसानी से फ्लो कर पा रहा है। समझ आ रहा है? तो अगर V और I का स्लोप निकाले तो हमें उस कंडक्टर के बारे में क्या पता चलेगा? कंडक्टेंस पता चलेगा, नहीं कि रेजिस्टेंस पता चलेगा। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट, या वोल्टेज और करंट के बीच का स्लोप है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो स्लोप है वो हमें क्या मिलता है? अभी जस्ट इससे पहले समझा चुके हैं। तो इसका स्लोप आएगा v अपॉन आई, यानी v अपॉन आई हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। ठीक है ना, तो ये हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। समझ आ रहा है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3, द करेंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इज ड्रॉन फॉर 2 मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ दो डिफरेंट मेटालिक कंडक्टर्स है, उनके दोनों के करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाया गया है, एक ही ग्राफ में प्लॉट किया गया है। ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 के लिए। ठीक है, ग्राफ जो दिया है इस इंफॉर्मेशन से 3 ऑप्शन है, इसमें से बताने कि ये ग्राफ क्या है बताता है। फर्स्ट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो सेकंड कंडक्टर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडक्टर जो है वो हाई रेजिस्टेंस है, देन सेकंड कंडक्टर। सेकंड ऑप्शन जो है उसमें क्या बोलता है कि फर्स्ट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो सेकंड कंडक्टर के रेजिस्टेंस से कम है। और थर्ड ऑप्शन बोलता है कि फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो सबसे पहले अब इस ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ जो है वो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में ग्राफ बता रहा है, यानी कि ये
रेजिस्टेंस का ग्राफ नहीं है, ये कंडक्टेंस का ग्राफ है, यानी 1/r। यहाँ जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/r मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा देख करके हम बता सकते हैं स्लोप किसका ज्यादा है। ये फर्स्ट जो है उसका स्लोप ज्यादा है और सेकंड का स्लोप कम है, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले का कंडक्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। यानी अगर इसका कंडक्टेंस ज्यादा है यानी रेजिस्टेंस कम है। समझ आ रहा है? यानी यहां से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वाला का जो रेजिस्टेंस है वो सेकंड वाले के रेजिस्टेंस से कम है, यानी R1 इज लेस देन R2। समझ आ गया? इसे एक और तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर मान लो कि हम यहां से फिक्स कर देते हैं वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज या करंट किसी को फिक्स कर दिए। अगर मान लो हम करंट ऐसे फिक्स कर दिए, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, फिक्स कर दिए, यानी ये I जो है वो R1 के लिए यानी कंडक्टर 1 के लिए और कंडक्टर 2 के लिए, दोनों के लिए। तो मेरा जो रिजल्ट निकल कर आएगा, रेजिस्टेंस जो हमको चाहिए वो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है R1 जो होगा वो V/I, ठीक है, तो V1/I, ये दो डिफरेंट V के लिए हम कर रहे हैं, और R2 जो है वो V2/I। ठीक है, ये देखो कैसे आएगा, जब हम यहाँ करंट को कांस्टेंट कर लिए तो इसी कांस्टेंट करंट, इस करंट को हम I मान लेते हैं। ठीक है, इस करंट, ये जो वैल्यू है ये करंट का I मान ली। तो कंडक्टर नंबर 1 के लिए जब करंट I था तो वोल्टेज क्या था, ये वोल्टेज था, इसको हम V1 मानते हैं। ठीक है, कंडक्टर नंबर 2 के लिए जो वोल्टेज था इस I करंट पर, I करंट जो मिल रहा है ये किस वोल्टेज में मिल रहा है, V2 वोल्टेज के लिए मिल रहा है। ठीक है, और हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि V2 वोल्टेज जो V1 वोल्टेज से ज्यादा है। तो तुम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो कि V1 V2 दोनों के बीच में कंपैरिजन, V2 बड़ा है यानी R2 जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R1। समझ आ गया? एक कंडक्टेंस वाला तरीका है, इससे भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ से डायरेक्ट हमें समझ में आता है 1/r जो मिलता है वो कंडक्टेंस बताता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, किसी कंडक्टर का अगर कंडक्टेंस ज्यादा है यानी उसका रेजिस्टेंस कम है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच का ग्राफ है। ठीक है, यानी वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच का ग्राफ है तो इसका स्लोप हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस देगा, है ना। इसका स्लोप जो है वो डायरेक्ट हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। और हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये कंडक्टर 1 जो है इसका स्लोप ज़्यादा है, यानी कि R1 का रेजिस्टेंस जो है वो R2 के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम फिर से समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। अगर हम करंट फिक्स कर दें, अगर मान लो हम करंट फिक्स करें तो करंट मेरा क्या है, ये इस लाइन में है ना। तो अगर हम करंट को फिक्स कर दें इस तरीके से, मान लो इस करंट पे हम बात करें, I करंट पे, तो ये है I करंट और ये I करंट। ठीक है, तो इस करंट I पर यहाँ वोल्टेज बन रहा है V1 V2 और यहाँ वोल्टेज बन रहा है V1। ठीक है, तो अगर हम R लिखें तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1/I, और R2 इज इक्वल टू होगा V2/I। ठीक है, यहाँ हम करंट को कांस्टेंट रखें, तुम वोल्टेज को भी कांस्टेंट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट को कांस्टेंट रखने के लिए इस वैल्यू पर हम देख रहे हैं, तो V1 जो है यहाँ पर V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं V1 बड़ा है, यानी V1 बड़ा है तो R1 जो है वो R2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉर अ मेटालिक कंडक्टर करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इज ड्रॉन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। एक मेटालिक कंडक्टर का बात करा और डिफरेंट टेम्परेचर पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाया गया दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, T1 एंड T2 पर। ठीक है, तो याद करो पिछले वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया था कि ओम्स लॉ जो है वो जो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बताता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बताता है। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर बदलते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बदलेगा। और तुम रेजिस्टेंस का फैक्टर जानते हो कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नंबर थर्ड जो है
वो है मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और नंबर 4 जो है वो तुम्हारा आएगा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो कंडक्टर के लिए, मेटालिक कंडक्टर का बात कर रहा है, ठीक है ना, कंडक्टर के लिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाता है, समझ आ रहा है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कैसा है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा, समझ आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे है। अब यहाँ सवाल में पूछा है, 2-3 ऑप्शन दे रखा है, बोल रहे हैं कि T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर बराबर है, T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर से ज़्यादा है और T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर से कम है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस को देख करके पता लगा सकते हैं। अब करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, तो ये हमें कंडक्टेंस देगा, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो हम साफ देख पा रहे हैं कि T1 जो है, T1 का कंडक्टेंस ज़्यादा है, यानी इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू R2, यानी कि T1 टेम्परेचर जो है वो T2 टेम्परेचर से कम होगा, यानी T2 टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, यानी थर्ड ऑप्शन। इसे दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, करंट को कांस्टेंट रख करके। अगर मान लो करंट को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो इस कांस्टेंट वैल्यू पर T1 के लिए वोल्टेज था V1 और T2 के लिए वोल्टेज है V2, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस लिखें R1 तो V1 बाई आई आएगा और R2 लिखें तो V2 बाई आई आएगा। हम साफ देख पा रहे हैं कि V2 बड़ा है, यानी कि R2 जो है वो बड़ा होगा, क्लियर है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर से रिलेटेड भी ग्राफ कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन 5 की तरह है। यहाँ वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है, यानी कि ये जो स्लोप देगा वो डायरेक्ट क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो डायरेक्ट हम देख करके बता सकते हैं। अब ये T1 जो है, ये T1 यानी कि ये R1, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, T1 का स्लोप ज़्यादा है यहाँ पर, तो यानी कि R1 जो है वो ग्रेटर होगा R2 से। तो हम साफ बता सकते हैं कि T1 जो है वो ग्रेटर होगा T2 से, ठीक है। अब इतने अच्छे से तुम लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि तुम देख करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। हम फिक्स करके, करंट फिक्स करके ही बता सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर करंट फिक्स कर दिए तो ये वोल्टेज हो गया V2 और ये वोल्टेज हो गया V1, ठीक है। तो R1 अगर हम निकालें तो V1 बाई आई आएगा और R2 अगर निकालें तो V2 बाई आई आएगा। V1 V2 से बड़ा है, V1 अगर बड़ा है तो V1 बाई आई जो है वो ज़्यादा आएगा, यानी कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि ये सेम मेटालिक कंडक्टर है ना, दो डिफरेंट मेटालिक कंडक्टर नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप तुम लोग को ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब तुम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं कर आओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाले सर्किट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पे।